हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ा था। बोरेक्स बीड टेस्ट जो था उसके अंदर कलर कौन कौन से आते हैं कैटायन के, शायद वहाँ पर जब लिख रहे थे तो वीडियो वहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया था, तो आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। अब जो बोरेक्स बीड टेस्ट होते हैं उनमें जो कैटायंस होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, हमने जब बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ा था उसमें फ्लेम पढ़ाई थी अपन ने, तो फ्लेम के अंदर हमने दो रीज़न बोले थे, एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग। तो आज के बाद आपसे एक सवाल और पूछेगा कि रिड्यूसिंग फ्लेम कैसी होती है, ल्यूमिनस, और ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग कैसी होती है, नॉन ल्यूमिनस। तो अगर सवाल आए कि रिड्यूसिंग कैसी है तो आप आंसर देंगे ल्यूमिनस, ये कैसी है ऑक्सीडाइजिंग, तो नॉन ल्यूमिनस। अब बीड में जो कलर आते हैं वो हमें पता कर लिए, कलर ऑफ सॉल्ट बीड। ठीक है, अब दो रीज़न आपके, एक कोल्ड फ्लेम होगी और एक हॉट फ्लेम होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग में कोल्ड फ्लेम में ब्लू आ रहा है, ठीक है, कोल्ड फ्लेम में क्या आ रहा है, ब्लू, और यहाँ पर आपका जो है वो हॉट फ्लेम में कैसा आ रहा है, ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि, और अगर रिड्यूसिंग वाले में आपके कोल्ड में कैसा आ रहा है, रेड। ठीक है, हल्का सा, मतलब रेड ओपेक मतलब होता है, ठीक है, जिससे आर पार नहीं देख सकते आप, रेड ओपेक, और ये आपका कलरलेस हॉट में। तो आप इन्फरेंस बोलते हैं कॉपर +2। इन्फरेंस का मतलब होता है यहाँ पर निष्कर्षण। तो आपको ये सारे कलर याद रखने, कैसे याद रखने देखना जरा। Ni+2 आ गया, Ni+2 के बाद रिड्यूसिंग फ्लेम है। रिड्यूसिंग फ्लेम में पहला अपन ने क्या लिखा बताओ, ठीक है, या यहाँ से चालू कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पहले कोल्ड है फिर हॉट है, देख लो आप, कोल्ड हॉट। ठीक है, अब यहाँ कॉपर +2 की बात करोगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है ब्लू, ग्रीन, रेड ओपेक और कलरलेस। ठीक है, निकल +2 में अगर याद करना है तो ग्रे और रेडिश ब्राउन और वॉयलेट। कोल्ड में क्या होगा, रेडिश ब्राउन, इसमें क्या होगा, वॉयलेट, बाकी ग्रे आएगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे। ठीक है, इसी तरह से आप Mn+2 की बात करोगे तो कलरलेस, यहाँ आएगा लाइट वॉयलेट। लाइट वॉयलेट को एक नाम और देते हैं, इसका नाम है एमेथिस्ट। तो वो एमेथिस्ट भी पूछेगा, और एमेथिस्ट कौन सा कैटायन देता है, तो आप आंसर देंगे Mn+2। Fe+3 रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन देगा क्योंकि रिड्यूस होकर +2 में आएगा, तो वो रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन देगा। और वैसे Fe+3 येलो होता है, इसलिए यहाँ येलो आ रहा है। ये येलोइश ब्राउन है आपका हॉट में, और ये येलो है। बेसिक कलर कौन से पूछे जाते हैं, कोल्ड वाले। मान लो वहाँ पर एग्जामिनर ने कुछ नहीं दिया आपको कि भाई ये आपका जो है वो ये क्या है, कोल्ड में कलर बताओ या हॉट में, उसने सिंपल बोला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या कलर आएगा, तो आपको कोल्ड वाले बोलने हैं, ब्लू आएगा। जैसे मैंने भी, याद करो, कॉपर के केस में ब्लू लिखा था, ठीक है, इस यहाँ रेड लिखा था, तो आप देखो कोल्ड में ये आपके रेड आ गई। तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है, इससे बोरेक्स बीड कलर आपको याद हो जाएंगे। फिर मैंने शायद बताया था कोबाल्ट के लिए सब में ब्लू आया था। क्रोमियम +3 बताया था तो सब में ग्रीन आया था। ठीक है, ये आपका बोरेक्स बीड टेस्ट समाप्त। अब आता है फॉस्फेट बीड टेस्ट। सोडियम मेटाफॉस्फेट, इसका नाम होता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट।
इसका नाम होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम होता है जल्दी बताओ कि सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम होता है दोबारा बताओ? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, या इसका एक और नाम है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा भैया फॉस्फेट बीट टेस्ट के अंदर जो है वो कौन सा सॉल्ट यूज़ किया जाता है, तो आप बोलोगे सोडियम अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको हीट करेंगे भाई वैसे के वैसे जैसे बोरेक्स बीट में बताया था, प्लेटिनम वायर लेंगे, उसका एंड पार्ट मोड़ देंगे तो लूप बन जाएगा। इस लूप पर आपने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को रख दिया, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को रखने के बाद इसे हीट किया, हीट करेंगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलने के बाद ये आपके बनेगा एनहाइड्रस फॉर्म। हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये अमोनिया उड़ जाएगा, वाटर उड़ जाएगा और ये बचेगा सोडियम मेटाफॉस्फेट। यानी कि जो ये एरिया है ये सोडियम मेटाफॉस्फेट की वजह से आएगा। ये किसकी वजह से आएगा? सोडियम मेटाफॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से आएगा? सोडियम मेटाफॉस्फेट की वजह से। ये सोडियम मेटाफॉस्फेट की ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनेगी। वहाँ जो बीड बनी थी वो किसकी बनी थी? पहले जो बोरिक एनहाइड्राइड बोरिक वाले में पढ़ा था वहाँ बनी थी सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड की। यहाँ किसकी बनी है? सोडियम मेटाफॉस्फेट की। ये बीड बन गई, ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपको सॉल्ट दिया कोबाल्ट सल्फेट, तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड बनेगा। कोबाल्ट ऑक्साइड जो बना, ये कोबाल्ट ऑक्साइड इस सोडियम फॉस्फेट से, सोडियम मेटाफॉस्फेट से कंबाइंड होगा और ये बनाएगा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। क्या बनाएगा ये? सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, और इसका भी ब्लू कलर होगा। ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट है ये। कौन सा सॉल्ट है? ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट। ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट, तो ये ब्लू कलर का होगा। ये कैसा होगा? ब्लू कलर का। तो ये ऑर्थोफॉस्फेट सॉल्ट ब्लू कलर का होगा। कलर्स आर सिमिलर टू द बोरेक्स बीट टेस्ट। जो भी कलर है वो इसमें भी बोरेक्स बीट की तरह ही आएंगे, इसलिए मैंने कोबाल्ट बोला था तो ब्लू 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 ब्लू, यहाँ पर भी ब्लू आए। ठीक है, तो अंतर सिर्फ है वहाँ पर बोरिक एनहाइड्राइड प्लस सोडियम मेटाबोरेट इनकी बनी थी, और यहाँ जो बनी है वो किसकी बनी है? बोलो। ओनली सोडियम मेटाफॉस्फेट। वहाँ भी ट्रांसपेरेंट थी, यहाँ भी ट्रांसपेरेंट है। अगला देखो, फॉस्फेट के बाद है सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट। यहाँ देखो, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट लेते हैं Na2CO3.10H2O, वही वापस से इस प्लेटिनम वायर लेते हैं, उस वायर को ऐसे एंड पार्ट को मोड़ देते हैं, लूप बन गया। इस लूप पर आपने ये डाल लिया, ये लूप में आपने डाल दिया तो Na2CO3.10H2O आ गया। हीट किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल गया, तो ये Na2CO3 बचा। ये Na2CO3 को फिर हाई टेम्परेचर पर हीट किया, और अगर हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो ये डिकम्पोज नहीं होता आगे, ये टूटते नहीं है, तो Na2CO3 नहीं टूटेगा आगे। तो इस बार जो बीड आएगी वो कैसी आएगी? वाइट। और इस बार ये ओपेक बीड होगी, यानी कि ट्रांसपेरेंस नहीं होगी, आप आगे पीछे नहीं देख सकते, इससे ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये कैसी होगी? वाइट बीड। अब ये वाइट बीड लिया अपन ने, ये आपने वाइट बीड ली, और इस वाइट बीड में आपने KNO3 में डुबाया इसको, प्लस हमें जो सॉल्ट दिया गया था उसमें डुबाया। सॉल्ट में डुबाने के बाद हीट कर रहे हैं हम। इफ वाइट बीड टर्न्स येलो
देन क्रोमियम प्रेजेंट, और इफ white bead turns green, Na2 MnO4 Mn प्रेजेंट। यानी कि आपको जो सोडियम कार्बोनेट बीड टेस्ट है वो सिर्फ दो के लिए किया जाता है। अगर दिमाग में आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे फटाफट, एक मैंगनीज के लिए, एक क्रोमियम के लिए। मैंगनीज की जो बीड होगी वो बीड आपकी जो है वो कैसे दिखाई देगी, ग्रीन, क्योंकि वहां बनता है Na2 MnO4। और क्रोमियम की जो होगी वो उसमें क्या दिखाई देगा आपको, क्रोमियम में Na2CrO4 यानी कि येलो। बहुत आसान सवाल पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट बीड टेस्ट में अगर वाइट बीड जो है वो येलो दिखाई देती है तो कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, आंसर टिक करेंगे क्रोमियम। कौन सा कैटायन अगर ग्रीन होती है बीड तो मैंगनीज। बस दो सवाल के अलावा तीसरा सवाल कुछ नहीं आता। अब ये हुआ कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ मैकेनिज्म इसका। देखो मैकेनिज्म ये है कि सपोज सॉल्ट जो था उस सॉल्ट के अंदर यहाँ पर ये MnSO4 था, इसको आपने जब हीट किया होगा तो ये MnO + SO3 में टूटा होगा, ये SO3 निकल गया। KNO3 होगा तो KNO3 को भी आपने हीट किया होगा, वो हीट किया होगा तो ये KNO2 + ½ O2 में टूटा होगा। ठीक है, अब हमारे पास वाइट बीड है Na2CO3 की। तो हुआ क्या कि ये MnO इस O2 से ऑक्सीडाइज हुआ और हीटिंग पे इस O2 ने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया, इस O2 ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और इससे कंफ्यूज हो गया ये। तो ये बनेगा आपका Na2 MnO4 ग्रीन। क्या बनेगा वो, Na2 MnO4, क्योंकि ऑक्सीडाइज करके यहाँ ले गया। अब इसी तरह से अगर क्रोमियम का लें, हीट करें तो आपका पहले हीटिंग पर ऑक्साइड बनेगा, फिर ये SO3 बाहर आएगा, फिर वही आपका KNO3 हीटिंग पे O2 बनाएगा तो ये O2 आएगी, ये O2 इसको ऑक्सीडाइज करेगी और ये बना देगा आपका Na2CrO4। ये Na2CrO4 जो है येलो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके येलो और ग्रीन बनती है। क्लियर? अगला आएगा कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी टेस्ट कैसे करते हैं वो देखना। इसको समझो अब क्या लिखा मैंने, ये देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये एक चारकोल का बॉक्स लिया आपने, ये चारकोल का एक बॉक्स लिया, उसमें नाइफ लिया है, छोटा सा नाइफ से ऐसे बीच में से खुरच दिया इसको, ये खुरच दिया। जब ये खुरचा आपने तो यहाँ कैविटी बन गई है। अब इस कैविटी में डाल दिया Na2CO3 और यहाँ डाल दिया आपने कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट डाला आपने फ्यू ड्रॉप्स, कोबाल्ट नाइट्रेट आपने क्या डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स, और फिर आपने डाल दिया सॉल्ट। ये तीनों गए। मान लिया मैंने कि सॉल्ट में यहाँ पर ZnSO4 है। क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे सॉल्ट के अंदर क्या है, ZnSO4। अब आप हीट कर रहे हो उसको, हीटिंग पर क्या होगा, ये ZnSO4 इसके साथ कंबाइंड होगा,
फ्यूज हो जाएगा तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट में आ जाएगा ये, और ये Na2SO4 बन जाएगा। अब हीटिंग तो कंटिन्यू चल ही रही है, तो जिंक कार्बोनेट टूट करके जिंक ऑक्साइड में आएगा और CO2 टूट जाएगी, जिंक ऑक्साइड। हीटिंग चली रही है तो ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट है ये भी टूटेगा और टूट करके कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ O2 में आएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये बचा। तो अब अंदर दो बचे, एक ऑक्साइड कोबाल्ट का, एक ऑक्साइड जिंक का, एक कोबाल्ट का, एक जिंक का। ये दोनों हीटिंग पर कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होने के बाद ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा कंपाउंड, और ये एक साइंटिस्ट ने खोजा था जिसका नाम था रिनमॉन्स, इसलिए उसने नाम दिया इसको रिनमॉन्स ग्रीन। ठीक है, रिनमॉन्स ग्रीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिनमॉन्स ग्रीन। क्लियर सबको? अब इससे की पॉइंट नजर आया मुझे कि कोई भी जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट पहले ऐसे Na2CO3 से कंबाइंड होगा, अपने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट में आएगा, वो कार्बोनेट भी हीटिंग पे टूट के अपने ऑक्साइड में आएगा। यहाँ से कोबाल्ट नाइट्रेट भी हीट करोगे तो ऑक्साइड में आएगा। तो यानी जो कैटायन आप ले रहे हो उसी कैटायन का ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड ये दोनों मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। तो की पॉइंट फिक्स हो गया क्या? और उसमें भी एक फिक्स है कि कंपाउंड जो बनेगा उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड तो फिक्स ही होगा, जो कंपाउंड बनेगा उसमें कोबाल्ट तो फिक्स ही होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यार जिंक +2 है, इसका कंपाउंड बनाओ, तो भाई कोबाल्ट प्लस ऑक्साइड तो फिक्स है। मैंने कहा एल्यूमिनियम +3 उसका बनाओ, तो यार किसी में भी ये तो फिक्स ही होंगे ना। अब देखो बस डॉट लगा के क्या लिखना था, जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड, ये है तो Al2O3 का ऑक्साइड, ये है तो MgO का ऑक्साइड, और ये है तो SNO का ऑक्साइड। अब इनका कलर बताओ, इसका कभी भी बताया था मैंने, रिनमॉन्स ग्रीन। इसका बताओ, थीनार्ड ब्लू। इसका बताओ, पिंक रेजिड्यू। और इसका बताओ, ब्लूइश वाइट। ठीक है, ये आपके कलर आ गए। अब एक डाउट आएगा कि जो कोबाल्ट चारकोल का जो बक्सा है, इस चारकोल का काम क्या है? ये जो चारकोल का बॉक्स लिया था जिसमें कैविटी थी, वो क्या करता है कि आपने जो सॉल्ट लिया वो उस सॉल्ट को हमेशा रिड्यूस करके रखेगा, क्योंकि जब आप नाइट्रेट डालोगे यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट, तो वो कोबाल्ट नाइट्रेट क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी भी कैटायन को। तो चारकोल का बॉक्स उस कैटायन को रिड्यूस करेगा, और अगर चारकोल का बॉक्स किसी कैटायन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा तो हमारा कोबाल्ट नाइट्रेट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो दोनों का रोल आएगा, दोनों का रोल आएगा, इसलिए कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक डाउट आएगा आपको कि यार ये जो बॉक्स है इसको हीट कैसे करते हैं? बॉक्स था ना अभी चारकोल का बॉक्स, अगर आप गैस पे रख दोगे हीटिंग के लिए तो जल जाएगा वो, क्योंकि चारकोल का बॉक्स है। तो इसको ब्लो पाइप की हेल्प से हीट करते हैं। पाइप जो होता है ना, ब्लो पाइप, वो फ्लेम को कहीं भी ले जा सकता है जिस डायरेक्शन में जाओ। जैसे ज्वेलरी शॉप पे अगर आप गए हों तो ज्वेलर जो होता है ना, हीट करने के लिए ब्लो पाइप का इस्तेमाल करता है। एक लैंप रखा रहता है, उसकी जो फ्लेम होती है उसको ब्लो पाइप से डायरेक्शन देता है वो, तो वैसे हीट किया जाता है यहाँ। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया ड्राई टेस्ट। अब आएंगे वेट टेस्ट। अब ये वेट टेस्ट पढ़ने से पहले आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी कि जो वेट टेस्ट है उसमें जो कैटायन है उन्हें 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 के 6 ग्रुप जो है वो KSP के बेसिस पे डिवाइड किए। KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे, यानी कि जो नीचे वाला होगा उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ऊपर वाला जो होगा उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होगा। तो ऊपर वाले का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा इसलिए उसका प्रेसिपिटेट जल्दी आएगा, नीचे वाले का प्रेसिपिटेट देर से आएगा। ठीक है, ऊपर वाले का प्रेसिपिटेट जल्दी आएगा, नीचे वाले का प्रेसिपिटेट देर से आएगा। क्लियर सबको? ठीक, एक ग्रुप और बांटा गया जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में रखा गया अमोनियम कैटायन, लेकिन जीरो ग्रुप का इस टेबल से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? जीरो ग्रुप का इस टेबल से
कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं, ठीक। देखो ये ग्रुप में डिवाइड किया गया केटायंस को। पहला ग्रुप है फर्स्ट में लेड+2 है, मर्क्यूरस आयन है और Ag+ है। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। सेकंड आ रहा है, इसमें आपका Pb+2 होता है, Cu+2 होता है, Ag+2 होता है, Cd+2 होता है, बिस्मुथ+3 होता है। आर्सेनिक +3 +5, एंटीमनी +3 +5, टिन +2 +4। ये सेकंड ग्रुप होता है। सेकंड ग्रुप में इसको बोला जाता है सेकंड A ग्रुप, इसको बोला जाता है सेकंड B ग्रुप। दोनों का ग्रुप रिएजेंट होता है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। दोनों का जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या होता है, H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। थर्ड ग्रुप में आपका आता है एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, Fe+3। ये होता है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। फोर्थ ग्रुप में रखें निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, H2S गैस इन बेसिक मीडियम। फिफ्थ ग्रुप में रखेंगे बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। और सिक्स ग्रुप में रखे गए आपके सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इनका कोई कॉमन ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, कोई भी इनका कॉमन ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की जब बात आती है तो सबसे पहला काम आपको करना है केटायन याद और उनके ग्रुप रिएजेंट याद। भाई अगर ये याद नहीं किए तो सॉल्ट में तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। तो इसलिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली। अगर तुम वहाँ होते अभी यहाँ तो आपकी पिटाई लगा के याद कराते, लेकिन याद होता। तो ये याद करना पड़ेगा। अब आपके भरोसे छोड़ दूंगा तो मेरे से तो याद ही नहीं होता। आपके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, इसीलिए की पॉइंट बनाया इसका। की पॉइंट क्या बनाया देखो, इसका नाम याद है प्रभा। एक बार याद है बताया था, प्रभा होगी आगे। याद है आपको बताया था एक बार जब
ठीक है। प्रभा एक नाम, एक लड़की का नाम है, और ये एक लड़की का नाम है, और ये आपके जो कोटा कोचिंग करने आई है, लेकिन ये झंडा लेके घूम रही है आगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और जो हमारी मांगे पूरी करो बोलता है ना, वही पिटता है सबसे पहले, याद है। और उसी समय इसका भाई आया इससे मिलने, और उसने पूछा कि भाई मेरी बहन कहाँ है, तो किसी ने बताया कि झंडा लेके घूम रही है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, होमवर्क कम दो, होमवर्क कम दो, होमवर्क कम दो। ठीक है। जैसे उसके भाई ने देखा तो गुस्सा आ गया उसको। अब क्या हुआ देखो, प्रभा होगी आगे, इसीलिए प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। यहाँ भाई मतलब BI। प्रभा होगी आगे, इसीलिए प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। गुस्सा आ गया ना भाई, तेरे को पढ़ने भेजा इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे, और तू ये जो होमवर्क कम करो, होमवर्क कम करो, झंडा लेके घूम रही है। तो प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से, ये इसका की पॉइंट सबसे अच्छा है। पूछो क्या, ये सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए याद ही नहीं करना है। और अब मुझे पता है कि ये याद नहीं करने, इसलिए यही याद होंगे सबसे पहले। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर चलता है दिमाग का, कि जो मना कर दो साला वो काम पहले होता है। बचपन से किया ही यही है ना। सही कहानी का अरिंद समझ आ रहा है बेटा। अब इधर देखो, यहाँ पर आ रहा है आपका, एक बार अमेरिका में रिसेशन आया था, अगर याद हो तो। अमेरिका में जब रिसेशन आया था तो उस कंडीशन में पता है क्या हुआ था, सारी कंपनियां बंद हो गई थी, जितने लोग थे उनको निकाल दिया, जितने करोड़पति सब गरीब हो गए थे एक ही बार में, फट से। जितने भी थे वो सब क्या हो गए थे, गरीब। उस जमाने की ये ऑल करोड़पति फकीर, क्या हुआ यहाँ पे, ऑल करोड़पति फकीर। अब क्या कर रहे हैं वो फकीर हुए, तो बेचे जगह ही नहीं बची यार, बेचे नी को मन जन। देखो क्या बेच रहे हैं वो, ऑल करोड़पति फकीर। देखो इंसान से करोड़पति अगर फकीर बन जाए तो आप उससे पैसा छीन सकते हो इंसान से, लेकिन उसकी मेहनत या हार्डवर्क नहीं छीन सकते। तो वो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। तो यही हुआ यहाँ पे कि ऑल करोड़पति फकीर बेचे नी को मंजन। अब वो बेच रहे नी को मंजन। अब जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट क्या मांगती है उसमें, टैक्स। तो वो टैक्स के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, भारत, इसके लिए बोल रहे हैं सरकार, क्या बोल रहे हैं, सर, ऐसा है ना, सर कार, क्या बोल रहे हो, भारत सरकार। और यहाँ बोल रहे हैं ना मांगो कर। क्या बोल रहे हो वो, ऑल करोड़पति फकीर बेचे नी को मंजन, भारत सरकार ना मांगो कर। ठीक है। तो भारत सरकार ना मांगो कर। ठीक है। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं, आपको इनको अच्छे से याद करना है। फिर ग्रुप रिएजेंट याद करना है। फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या होगा, डाइल्यूट HCl। फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है, डाइल्यूट HCl। सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट आपको ध्यान में आना चाहिए, H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है। थर्ड ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो आपका आना चाहिए NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट आना चाहिए H2S गैस इन बेसिक मीडियम। क्या होना चाहिए, H2S गैस इन बेसिक मीडियम। और यहाँ आना चाहिए भारत सरकार का, यानी फिफ्थ ग्रुप का, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। क्या आना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। और सिक्स को कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं। ये जो टेबल है वो किस पर बनी है, KSP, यानी कि डाउन द ग्रुप KSP इंक्रीज होगा। क्या होगा, डाउन द ग्रुप KSP इंक्रीज। इसका मतलब नीचे वाले जो होंगे उनका KSP ज्यादा है, यानी कि वो PPT आसानी से नहीं देंगे।
ऊपर वालों का केएसपी कम है, यानी कि वो आसानी से केस पीपीटी दे देंगे। क्लियर है सबको? यानी कि ये जो रिएजेंट है वो सिर्फ इन्हीं का प्रेसिपिटेट ला पाएगा। अगर आपने ये वाला पीपीटी पहले भेज दिया तो ये जो है सेकंड ग्रुप का रिएजेंट होगा, वो फर्स्ट का भी पीपीटी ला सकता है और सेकंड का भी ला सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का केएसपी है ज़्यादा केएसपी है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिएगी, इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिएगी तभी तो पीपीटी ला पाएगा ये। और जब पीपीटी ला पाएगा ये इसका, तो सेकंड वाले का ला पाएगा तो फर्स्ट का भी ला पाएगा। इसलिए हमें इनके टेस्ट को सिक्वेंशियल ऑर्डर में करना होता है, यानी कि पहले फर्स्ट ग्रुप का ही करेंगे, फिर सेकंड ग्रुप का ही करेंगे, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, फिर सिक्स्थ का किया जाता है। ठीक है? केएसपी ज़्यादा इस बेसिस पर एक सवाल पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ Na2S, CuS और ZnS, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा था उसने। अगर नहीं भी दिख रहा हो ना तो सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है भैया, ये क्या लिखा हुआ है? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अब आप इन तीनों को देखो, सबसे नीचे कौन आ रहा है इन तीनों में से? तो Na। फिर कौन आ रहा है यहाँ पे? जिंक। फिर कौन आ रहा है यहाँ पे? कॉपर। तो यानी कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Na2S का होगा, ये सॉल्युबल होगा, फिर ZnS होगा और फिर CuS होगा। ये क्वेश्चन है, लिख लेना इसको। ठीक है? पहला क्या लिखोगे? ये टेबल केएसपी पे बनी है, नीचे आने पर केएसपी बढ़ रहा है। दूसरा क्या लिखोगे? ऊपर वाला जो रिएजेंट है वो नीचे वाले का पीपीटी नहीं ला सकता क्योंकि इसका केएसपी कम है, ये कम चाहिए पीपीटी लाने के लिए, तो ये इसका ला सकता है तो इसका नहीं ला सकता। तो ऊपर वाला जो है रिएजेंट नीचे वाले का पीपीटी नहीं ला सकता, लेकिन नीचे वाला जो होगा वो ऊपर वाले का प्रेसिपिटेट ला सकता है। दो बातें। तीसरी बात है सॉल्युबिलिटी पूछी थी इनकी, कुछ भी दे दे तो नीचे वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो नीचे वाले को रखा सबसे आगे Na2S को। ठीक है? अब इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, सॉल्ट देगा वो आपको, और सॉल्ट आप टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे। ये जो सॉल्ट आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, इसके बाद बनाना पड़ता है इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या बनाना पड़ेगा? इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब ये कैसे बनता है? सबसे पहले इसमें डालते हैं पानी, कोल्ड वाटर डालते हैं। अगर कोल्ड वाटर डालने पर ये सॉल्युबल हो गया सॉल्ट, तो इसका मतलब बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। और अगर सॉल्युबल नहीं हुआ तो इसे बॉईल करते हैं। यानी कि पहला स्टेप कैसे करेंगे? कोल्ड वाटर। सेकंड स्टेप होगा बॉइल्ड। अगर बॉइलिंग पर सॉल्युबल हो गया तब तो बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन, अगर नहीं तो फेंक दो। थर्ड स्टेप में अपन क्या डालेंगे इसमें? डाइल्यूट HCl। अगर वो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो गया तो बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन सॉल्ट, और अगर नहीं बना तो फिर से फेंक देंगे। क्या लेंगे? कंसनट्रेट HCl। इसमें भी सॉल्युबल नहीं हुआ तो फिर क्या लेंगे? HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3। और कंसनट्रेट HNO3 में भी सॉल्युबल नहीं हुआ तो फिर लेंगे एक्वा रेजिया। और अगर एक्वा रेजिया में भी सॉल्युबल नहीं हुआ तो फिर सॉल्यूशन पूरा उठा के एग्जामिनर के मुंह पे मार देंगे, बोलेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट दिया है आपने, अब कहाँ से टेस्ट लगाऊंगा इसका मैं। समझ गए? तो ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं? ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दोबारा सुनना। सॉल्ट लिया, पानी में डाल दिया, पानी में डाल के सॉल्युबल हो गया तो ठीक है, बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। नहीं बना तो बॉईल करो, सॉल्युबल नहीं हुआ तो बॉइलिंग पे नहीं हुआ तो फेंक दो, फिर सॉल्ट लो, फिर HCl डालो, नहीं हुआ थैंक यू बोल के फेंक दो, फिर कंसनट्रेट HCl डालो, नहीं हुआ तो फेंक दो थैंक यू बोल के, फिर उसमें क्या ऐड करो? कंसनट्रेट HNO3। सॉल्युबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर फेंक दो, और फिर एक्वा रेजिया ले लो। एक्वा रेजिया में सॉल्युबल हो जाते हैं सारे सॉल्ट। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा तो ऐसा पर्टिकुलर सॉल्ट दिया उसने जो किसी में सॉल्युबल नहीं हो सकता, फिर वो टेस्ट भी नहीं देगा आपको। तो आपके लैब में या स्कूल में जब दिए जाएंगे तो सिर्फ आपको कौन से दिए जाएंगे? कोल्ड वाटर में ही सॉल्युबल हो जाए, यानी कि पानी में डालते ही सॉल्युबल हो जाए, ऐसा सॉल्ट आपको दिया जाएगा। तो ये बन गया ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है? ये प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन है। ठीक है? आप शीट में से नोट कर लेंगे, लिखी हुई है उसमें। किस में लिखी हुई है? शीट में। अब प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन के बाद हम क्या कर रहे हैं? ये कैसे इनका टेस्ट किया जाता है वो समझते हैं। सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब ली, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब सबसे पहले हम डालते हैं डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालते ही अगर ये फर्स्ट ग्रुप केटायन हुए तो इन तीनों का प्रेसिपिटेट आ जाएगा एक साथ।
तीनों का पीपीटी आ गया एक साथ। तीनों का प्रेसिपिटेट आ गया एक साथ। एक अलग से टेस्ट ट्यूब ली, ये देखो दूसरी टेस्ट ट्यूब लिया, ये इसमें आया पीपीटी। एक अलग खाली टेस्ट ट्यूब ली, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा दिया ऐसे और इसको फिल्टर कर लिया ऐसे, खाली कर दिया इसको पूरा ही। फर्स्ट ग्रुप कैटायन का जो प्रेसिपिटेट आया इस फिल्टर पेपर पे आया, मैंने इसको लिया और रख दिया थैंक यू बोल के, थैंक यू बोल के रख दिया। ये जो बचा फिल्ट्रेट, इसका नाम होता है फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट। इसका नाम क्या है? फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट। इसका नाम क्या है? फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट। इसमें कौन कौन से कैटायन हो सकते हैं? तो फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट में कैटायन हो सकते हैं कौन सा? सेकंड ग्रुप हो सकते हैं, थर्ड ग्रुप हो सकते हैं, फोर्थ ग्रुप हो सकते हैं, फिफ्थ ग्रुप हो सकते हैं, सिक्स्थ ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, से लेकर सेकंड ग्रुप से लेकर के सिक्स ग्रुप तक, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर आपका सेकंड से लेकर के सिक्स। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें H2S गैस पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? H2S। अब H2S गैस पास कराने के लिए कोने में जाते हैं ऐसे, और वहाँ कोने में आपके किप्स एपरेटस रखा होता है। किप्स एपरेटस क्या होता है? दो वाइट कलर की ऐसी बोतल्स होती है, इन बोतल से पाइप निकला होता है ऐसे एक, और इस पाइप में एक क्लिप लगा होता है, ठीक है। अब इसमें अपन को H2S पास करना है। देखो फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट में लैब में गए, कोने में दो वाइट बोतल्स होती हैं ऐसी, इन वाइट बोतल्स में से ये ट्यूब निकाली, इसमें डाल दिया। डालने के बाद इस क्लिप को प्रेस किया, प्रेस करते अंदर H2S होगा, बुड़ 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 H2S गई अंदर। H2S इस एपरेटस में कैसे बनती है? इसमें रखा होता है FES रखा होता है, डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं या डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। जैसे ही वो डाइल्यूट H2SO4 FES से रिएक्ट करता है तो FeSO4 बनता है, साइड प्रोडक्ट होता है H2S, तो ये H2S निकलती है फिर ऊपर, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप जैसे ही डालोगे आप तो सेकंड ग्रुप का पीपीटी आ जाएगा ये, ठीक। फिर से एक अलग से खाली टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये देखो एक अलग से खाली टेस्ट ट्यूब ले ली, फिर इसको खाली डाल देते हैं फिल्टर पेपर लगा के। फिल्टर पेपर लगाया तो ये आपका पीपीटी आया सेकंड ग्रुप का, इसको रख दिया थैंक यू बोल के। अब क्या बचा? वापस से सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट। सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट बोलेंगे तो ये पीपीटी हट गया। सेकंड ग्रुप में बचेगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप का कैटायन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के कैटायन। अब इसमें डालेंगे हम NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो एक लाइन देखना, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो पहले NH4Cl डलता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कि मैं आपके घर आ रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ यू, तो आप पहले होने चाहिए ना, तो इसमें फिर NH4Cl डाला, NH4OH डाला, थर्ड ग्रुप रिएजेंट डालते ही इनका प्रेसिपिटेट आ गया। इनका पीपीटी आते फिर से एक अलग टेस्ट ट्यूब ली खाली, ये खाली टेस्ट ट्यूब, फिल्टर पेपर लगाया और इसको इसमें खाली कर दिया। अब ये पीपीटी उठाया तो ये थर्ड ग्रुप कैटायन का पीपीटी है, इसको थैंक यू बोल के रख दिया। ये क्या बचा? थर्ड ग्रुप फिल्ट्रेट। थर्ड ग्रुप फिल्ट्रेट में क्या आएगा? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसमें फिर से H2S गैस पास करेंगे इन बेसिक मीडियम। बेसिक पहले ही हो चुका है क्योंकि आपने ये डाल दिया, तो आपको सिर्फ H2S पास करने दो, बुड़ 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 पास किया। फोर्थ ग्रुप होंगे तो कैटायन का पीपीटी आ गया सबका। फिर आपने एक खाली टेस्ट ट्यूब लिया, फिल्टर पेपर लगाया, इसको खाली कर दिया। इसमें खाली करने के बाद ये पीपीटी फोर्थ ग्रुप कैटायन का आया, उसको रख दिया थैंक यू बोल के। ये फोर्थ ग्रुप फिल्ट्रेट है। फोर्थ ग्रुप फिल्ट्रेट में ये 1, 2,
यानी कि 5th और 6th ग्रुप कैटायन पाए जाएंगे। अब इसमें डाला जाता है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, तो सीधा इसमें अमोनियम कार्बोनेट डाल दिया ना। पहले वो डालेंगे ना NH4Cl और NH4OH, हाँ या ना? नहीं डालेंगे, वो तो डल गए पहले ही, 3rd ग्रुप में डल चुके थे, इसलिए अब डायरेक्ट अमोनियम कार्बोनेट डाल दिया। अमोनियम कार्बोनेट डालते PPT आ गया। फिर से अपन ने क्या किया, एक ये लिया खाली टेस्ट ट्यूब, इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाया और ये उड़ेल दिया। उड़ेलने के बाद ये 5th ग्रुप PPT आ गया, थैंक यू बोल के रख दिया। ये 5th ग्रुप फिल्ट्रेट है। ये 5th ग्रुप फिल्ट्रेट जो है इसके फिर 3 हिस्से कर लिए, 1 2 3। एक हिस्सा सोडियम के टेस्ट के लिए, एक हिस्सा मैग्नीशियम के टेस्ट के लिए, एक हिस्सा पोटेशियम के टेस्ट के लिए। तो ये प्रोसेस होता है पूरा, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। अगर मैं 2nd ग्रुप का भी टेस्ट लगाने के लिए कहूँ तो आपको पहले ये रिएजेंट डालना पड़ेगा, फिर ये डालोगे। अगर मैं 5th का भी कहूँ ना तो आपको पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये डालना है, डायरेक्ट नहीं डाल सकते आप ना, सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में बिठाओ 2 मिनट इसको फटाफट अपने, चलो। बैठा है दिमाग में कुछ? अब सवाल कैसे कैसे। पहला सवाल, ये Pb+2 फर्स्ट ग्रुप कैटायन में भी है, 2nd ग्रुप कैटायन में भी है, क्यों? समझ गया आपको? तो नोट करना पड़ेगा आपको। पहला सवाल फर्स्ट, Pb+2 इज द ओनली कैटायन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज 2nd ग्रुप। तो पहला सवाल नोट करके लिखेंगे आप। इसका आंसर, जब आप ये डालेंगे डाइल्यूट HCl तो ये PbCl2 बनेगा। PbCl2 मैंने एक बार लिखवाया था, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। PbCl2 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो जब आप PbCl2 आपने बनाया फर्स्ट ग्रुप कैटायन में और आपने ये फिल्टर किया ऐसे, तो फर्स्ट ग्रुप कैटायन का PPT आया था यहाँ पे, लेकिन उसमें से PbCl2 कुछ अंदर भी गया, गया नहीं गया? अंदर भी गया, तो वो 2nd में आइडेंटिफाई होगा। तो रीज़न क्या लिखेंगे? Pb+2 is the only cation which is present in first group as well as 2nd group. Reason? Because PbCl2 is sparingly soluble. Clear? दूसरा सवाल, ये मर्क्यूरस और मरकरी भी तो सर पाया जा रहा है। गलत, ये मर्क्यूरस आयन है, ये मरकरी आयन है, ये अलग अलग हैं। ये +1 वाला है, ये +2 वाला है। गलत, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था एक और ग्रुप होता है 0-0 ग्रुप, वो ये देखो वो है, ये रहा वो ग्रुप। 0 ग्रुप का इस टेबल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है सोचना कि मैं पहले लिख रहा हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 है, नहीं, ये अलग से, ये यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। 0 ग्रुप में डाला है अमोनियम कैटायन, इसका ग्रुप रिएजेंट होगा NaOH और गैस निकलेगी अमोनिया। इसका जो प्रोडक्ट होगा आइडेंटिफाई करने वाला वो कौन है? वोलेटाइल प्रोडक्ट है अमोनिया। बाकी सारे प्रोडक्ट PPT आ रहे हैं। तो आपसे सवाल करेगा कि कौन सा ऐसा कैटायन है जो गैसियस यानी वोलेटाइल प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई होगा, तो आप बोलेंगे अमोनियम कैटायन। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अमोनियम कैटायन इज द ओनली कैटायन विच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स वोलेटाइल प्रोडक्ट। लिख दिया। एक डाउट और है, इसको इस टेबल में क्यों नहीं रखा? बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप रिएजेंट। ये देखो 3rd ग्रुप रिएजेंट में है NH4 कैटायन। तो 2nd पॉइंट लिखो, ammonium cation is the only cation which is identified by its volatile product. It can never be placed in 1 to 6 group because it is already present in the form of group reagent. 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल ये है कि आपने जो H2S गैस पास किया ये एसिडिक मीडियम में क्यों पास किया 2nd ग्रुप में, और 4th ग्रुप में आपने ये बेसिक मीडियम में क्यों पास किया? तो सुनो, ये जो H2S गैस होगी ये जब आयोनाइज्ड होगी ये सल्फाइड आयन आएगा। इस सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी होती है
क्यों सेकंड ग्रुप के पीपीटी ले आती है ये पूरे, लेकिन साथ ही साथ कुछ फोर्थ ग्रुप के पीपीटी भी ले आती है, क्योंकि फोर्थ भी सल्फाइड से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। उसमें मेनली जिंक आ जाता है, जिंक का पार्शियल प्रेसिपिटेशन यहाँ आ जाता है। तो अगर ये उठ के यहाँ आ जाएगा तो जब आप फोर्थ ग्रुप का टेस्ट लगाओगे तो उसमें जिंक एब्सेंट दिखेगा आपको, तो टेस्ट गलत हो गया। इसीलिए आप एसिडिक मीडियम लेते हैं, और एसिडिक मीडियम लेने से कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। कॉमन आयन इफेक्ट लगने से इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और वो कंसंट्रेशन इतनी सफिशिएंट होगी कि वो सिर्फ सेकंड ग्रुप का ही पीपीटी ला सकती है। सवाल करके लिखेंगे कि H2S गैस इज यूज्ड एज अ सेकंड ग्रुप रिएजेंट, but it is used in acidic medium. Explain why. तो reason simple है कि when H2S gas is ionized, then sulfide concentration is sufficient for precipitation of second group cation as well as some fourth group cation. But in acidic medium, its concentration decreases due to common ion effect, and it is sufficient for precipitation of second group cation. ठीक, अगला सवाल, H2S gas is used as a fourth group reagent, but in basic medium. Explain why. But in basic medium, explain why. तो रीजन सिंपल है कि जब यार H2S आयनाइज हो रहा था तो ये जो सल्फाइड की कंसंट्रेशन थी वो इतनी थी कि जिंक +2 यानी कि फोर्थ ग्रुप के कुछ कैटायन को पीपीटी में ला रही थी, सबको थोड़ी ला रही थी। तो अगर आप यहाँ पर आपका बेस मीडियम ले लेंगे, कोई भी बेसिक मीडियम ले लेंगे, बेसिक मीडियम लिखते हैं मेनली, तो वो H+ को खींच लेगा अपने पास, ये खींच लेगा, जैसे ये खींचेगा तो ये इक्विलिब्रियम आगे भाग जाएगा, तो सल्फाइड आ जाएगा। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, ये अपोजिट आयन इफेक्ट है, इसलिए आप बेसिक मीडियम यूज करते हो यहाँ। तो सवाल वही है कि सल्फाइड H2S गैस इज यूज्ड इन बेसिक मीडियम एज अ फोर्थ ग्रुप रिएजेंट। एक्सप्लेन व्हाई। आंसर नोट करो, टू इंक्रीज सल्फाइड कंसंट्रेशन। अगला सवाल वापस वही, थर्ड ग्रुप में भी क्या कर रहे हैं हम, NH4OH यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। वाई, यहाँ भी सेम वही है, जब NH4OH आयनाइज होगा तो NH4++ OH- बनेगा। NH4++ OH- बनेगा। अब ये OH- आयन इतना सफिशिएंट होता है कि वो ये 6th ग्रुप कैटायन मैग्नीशियम को भी ले आता है। थर्ड ग्रुप को तो लाएगा ही लाएगा, 6th ग्रुप मैग्नीशियम को भी ले आएगा। ये 6th ग्रुप मैग्नीशियम यहाँ आ गया तो फिर आइडेंटिफाई नहीं होगा, लेकिन जब NH4Cl लेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इधर भाग जाएगा। इक्विलिब्रियम इधर भाग जाएगा तो क्या होगा, OH कम, OH कम होगा तो मुझे थर्ड ग्रुप का पीपीटी लाएगा। ठीक, अगला सवाल, अमोनियम कार्बोनेट यूज क्यों करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। फिर वही बात, ये कार्बोनेट है, ये जब आयनाइज होगा तो आपका NH4++ कार्बोनेट आयन बनेगा। ये जो कार्बोनेट आयन बना, ये कार्बोनेट आयन सफिशिएंट होता है कंसंट्रेशन में 5th ग्रुप का पीपीटी लाने के लिए, एज वेल एज 6th ग्रुप मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेट लाने के लिए। सफिशिएंट है ये किस लिए, 6th ग्रुप का भी पीपीटी लाने के लिए। तो ये तो 5th गड़बड़ हो जाएगी, 6 मैग्नीशियम अगर यहाँ 5th में आ गया तो यहाँ आइडेंटिफाई नहीं होगा, यहाँ आइडेंटिफाई नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम इसमें डालते हैं NH4Cl।
ये NH4Cl अंदर जाएगा, NH4 प्लस देगा, Cl माइनस देगा, ये NH4 प्लस इस कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और CO2 गैस निकल जाएगी और ये बन जाएगा आपका अमोनिया। तो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो गई क्योंकि कार्बोनेट को घटा के कहाँ ले गया वो, कार्बोनेट को घटा के कहाँ ले गया वो CO2 में, कार्बोनेट को घटा के कहाँ ले गया CO2 में, उड़ा दिया, यानी कि कार्बोनेट घटने लग गया। इस एक्शन को कहते हैं बफर एक्शन। ये जो एक्शन हुआ है वो हुआ है आपका बफर एक्शन। क्या हुआ ये, बफर एक्शन। आप फिर से समझो क्योंकि यहीं पर गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट जब आयनाइज होगा तो NH4 प्लस प्लस कार्बोनेट आया, ये आयनाइज होगा तो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस आया। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉमन आयन इफेक्ट क्यों नहीं बोला आपने यहाँ पर। बहुत सिंपल है, कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये एक कंप्लीट सॉल्ट है, ये कंप्लीट आयनाइजेबल है। देखो आप, ये क्या है, कंप्लीट आयनाइजेबल है। कॉमन आयन इफेक्ट तब लगता है जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है या इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे, तभी तो इक्विलिब्रियम पीछे आता है। आपको डाउट आएगा सर NH4OH और NH4Cl है, आपने सिर्फ NH4Cl क्यों लिया, क्योंकि NH4Cl ही कंप्लीट आयनाइजेबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इसका है रिएजेंट, कंप्लीट आयनाइज होगा तो NH4 प्लस कंप्लीट होगा। तो जब NH4 प्लस कंप्लीट होगा तो NH4 प्लस की वजह से जो ये इसमें H प्लस है वो एक्स्ट्रा आ गए। अब वो एक्स्ट्रा जो H प्लस है वो इस कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे और इस कार्बोनेट से H प्लस रिएक्ट करके CO2 में निकाल देगा इसको। तो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन घटने लगेगी, कार्बोनेट कंसंट्रेशन घट गई तो वो सिर्फ इतनी रह गई कि वो 5th ग्रुप कैटायन का ही प्रेसिपिटेट ला पाएगी। कार्बोनेट कंसंट्रेशन घट गई और वो इतनी ही है कि 5th ग्रुप का प्रेसिपिटेट ला पाएगा। ठीक, तो ये आपके जो है स्टेबल से रिलेटेड सवाल। एक सवाल और, जब हम 3rd ग्रुप कैटायन का प्रेसिपिटेट मतलब टेस्ट लगाते हैं, ये डालते हैं, तो नोट करके लिखना कि बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ 3rd ग्रुप कैटायन, 3rd ग्रुप कैटायन, बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ 3rd ग्रुप कैटायन, आपको 2nd ग्रुप फिल्ट्रेट को बॉईल करना है, क्योंकि 2nd ग्रुप फिल्ट्रेट में ही 3rd ग्रुप होगा। ये बॉईल क्यों करना है, क्योंकि H2S निकालनी है जो भरी हुई थी अंदर। H2S क्यों निकालनी है, क्योंकि ये H2S गैस होती है रिड्यूसिंग एजेंट। याद है आपको H2S गैस का Fe+3 से टेस्ट कराया था। तो ये H2S गैस अगर होगी तो ये 3rd ग्रुप रिएजेंट होंगे, इनको रिड्यूस कर देगी, वो रिड्यूस हो गई तो फिर हमारा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये जब H2S पास कराते हैं अपन, तो वो कुछ अमाउंट में क्या कर रही है, अभी भी इस Fe+3 से तो रिएक्ट करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसको Fe+2 में ले आएगी और खुद सल्फर में आएगी, और सल्फर की जो है वो वाइट या येलो टर्बिडिटी दिखाई देगी। हल्की हल्की टर्बिडिटी आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको अगर 3rd ग्रुप का टेस्ट लगाना है तो पहले तो आपने सॉल्यूशन को बॉईल किया 2nd ग्रुप फिल्ट्रेट को, और उसके बाद उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड किया। लिटिल यानी कि थोड़ा जब ऐड किया तो वो इसको वापस ऑक्सीडाइज कर देगा और Fe+3 वापस आ जाएगा। तो ये स्टेप कंपलसरी स्टेप है आपकी, नोट करके लिखो कि बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ 3rd ग्रुप कैटायन, 2nd ग्रुप फिल्ट्रेट मस्ट बी बॉइल्ड for removal of H2S gas. After this, little concentrated HNO3 is added to convert Fe+2 to Fe+3. ठीक, तो ये स्टेप कंप्लीट। अब ये कंपलसरी स्टेप होने की वजह से एग्जामिनर को एक राइट मिल जाता है कि वो आपको आयरन का टेस्ट करने के लिए आयरन +2 का सॉल्ट भी दे सकता है, +3 का सॉल्ट भी दे सकता है, और दोनों ही सॉल्ट से आपका जो टेस्ट आएगा
वो +3 का ही आएगा, क्योंकि आप ये स्टेप कर रहे होंगे +3 ये डाल रहे होंगे, तो +2 वाला भी +3 में आ जाएगा। इस लाइन का फिर से मतलब समझो, ये स्टेप कंपलसरी स्टेप है। मान लो एग्जामिनर को आपसे पूछना था यार Fe+3 का टेस्ट लगाओ, लैब बॉय ने आकर एग्जामिनर को बोला कि सर वो Fe+3 तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया लैब में। अब एग्जामिनर को तो +3 का ही टेस्ट देना था, तो एग्जामिनर कहा चलो ठीक है एक काम करो तुम Fe+2 ले आओ, तो +2 देगा तब भी टेस्ट तो +3 का ही आएगा, क्योंकि आप इसे ऑक्सीडाइज करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट कोई सा भी हो +3 का टेस्ट आएगा, और राइट उसके बाद से +2 या +3 किसी का भी सॉल्ट दे सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लिख के याद करने हैं, ये है बेसिक्स। इनसे बहुत सारे सवाल खत्म होंगे अभी आपके धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।